गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ लोगों को वीडियो क्लियर नहीं हो रहा था कि किस डेट का वीडियो है, अतः आप लोगों की क्लियरिटी के लिए डेट भी डाल दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी गोलीय अपवर्तक सतह कितने प्रकार का होता है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे जो बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। देखिए, गोलीय अपवर्तक सतह दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल गोलीय अपवर्तक सतह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। दूसरा होता है उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये अवतल गोलीय अपवर्तक सतह क्या होता है, ये उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह क्या होता है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाम है अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। कहता है कि वैसा गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उसे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह कहते हैं। और जस्ट इसके विपरीत उत्तल का कि वैसा गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ होता है उसे उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह कहते हैं। अब सबसे ज्यादा क्लियरिटी फिगर से होता है, तो हम लोग दोनों का फिगर जानेंगे कि फिगर कैसा होता है, और फिगर जब जान जाएंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, दोनों का हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए फिगर को, ये पहला नंबर इसका अपवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ये माध्यम फर्स्ट है, इसको कहेंगे इधर वाले माध्यम को माध्यम वन, माध्यम वन इसको कहेंगे माध्यम टू, इसका अपवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह। ठीक इसके विपरीत ये देखिए, ये भी एक गोलीय अपवर्तक सतह है, इसका अपवर्तक सतह उठा हुआ है, ऊपर की तरफ क्या हुआ है, उठा हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह। इसके लिए माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है, माध्यम टू। एक बार फिर से परिभाषा को क्लियर कर लीजिए। अतः वैसा गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा होता है उसे अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरा, वैसा गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है उसे उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। आगे समझ में? चलिए, अब इससे रिलेटेड, इन दोनों सतहों से रिलेटेड एक 5 अंक स्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सिद्ध करें कि μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r होता है। चलिए आइए हम लोग इसको लिख देते हैं, लिख कर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए
म्यू2 बटा भी माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर होता है। अब इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे, ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है याद करके, n2 बटा भी माइनस n1 बटा यू बराबर n2 माइनस n1 बटा। अब ये जानेंगे कि ये v1 या n2 क्या है, जहां सब लोग ध्यान देंगे प्रश्न को, जहां म्यू2 या n2 ये दूसरे माध्यम का पतला है, इसको कहते हैं दूसरे माध्यम का पतला, दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। जहां म्यू1 क्या है, म्यू1 या n1 क्या है, इसको कहते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी क्या है, भी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। यू क्या है, यू को कहते हैं वस्तु दूरी। यू को क्या कहा जाता है, वस्तु दूरी। आर को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। एक बार क्वेश्चन को और रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सिद्ध करें कि म्यू2 बटा v माइनस म्यू1 बटा u बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा r। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है n के रूप में, n2 बटा v माइनस n1 बटा u बराबर n2 माइनस n1 बटा r। जहां म्यू2 या n2 क्या है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू1 और n1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। v क्या है, इसको कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। u क्या है, वस्तु दूरी। r को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। किसकी वक्रता त्रिज्या, गोलीय अपवर्तक सतह। अब इस प्रश्न को बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। आइए इस फिगर को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फिगर ही मुख्य रूप से समझना है। फिगर समझ जाएंगे, किसी भी थ्योरम को समझने के लिए फिगर बनाना जरूरी होता है, और फिगर यदि समझ में आ जाता है तो थ्योरम स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग एकदम फिगर पर विशेष कर ध्यान देंगे कि फिगर को कैसे बनाया जा रहा है। ध्यान देखिए, मान लेते हैं ये एक अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। ये अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है। यह माध्यम 1 है, इसका अपवर्तनांक है म्यू1, और यह माध्यम 2 है, इसका अपवर्तनांक है म्यू2। और माध्यम 2 सघन माध्यम है और माध्यम 1 विरल माध्यम, इसको इंडिकेट कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय अपवर्तक सतह का एक भाग है, इसका नाम दे रहे हैं ए, पी और बी। इसको कहते हैं ए, पी, बी परिच्छेद। परिच्छेद मतलब होता है भाग। परिच्छेद मतलब क्या होता है, भाग होता है। अब देखिए, इस मुख्य अक्ष की ओ बिंदु पर, मुख्य अक्ष के ओ बिंदु पर एक वस्तु को रखा गया है। इससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण, ओ बिंदु पर एक वस्तु को रखा गया है। इससे चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस अपवर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित होती है। जिस बिंदु पर आपतित होगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहा जाता है, अभिलंब। अभिलंब जो है वक्रता केंद्र पर डाला जाता है। किस केंद्र पर डाला जाता है, वक्रता केंद्र। तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है,
इसके बीच एक कोण बन रहा है जिसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी, दैट मींस विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था कि ऐसे न जाकर ये अभिलंब की तरफ झुक गई, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। ध्यान दीजिए सभी लोग, अपवर्तित किरण ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। अब किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही किरण को गुजारा गया है। दूसरी किरण कहाँ है? तो दूसरी किरण एक ऐसी है जो वस्तु के शीर्ष और इस मुख्य अक्ष पर होते हुए चली है और जब इस अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव आपतित हुई है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए आगे की तरफ निकल गई। तो एक प्रकाश की किरण इधर निकल रही है, एक दूसरी प्रकाश की किरण इधर जा रही है, तो ये दोनों देख रहे हैं कि वास्तविक रूप से आगे जाने पर आपस में नहीं मिलेंगे। अतः अब इनको क्या करना होगा? इनको अब मिलाने के लिए काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाकर मिलाना पड़ेगा। इस अपवर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएं। दिखाई नहीं जाएगा लेकिन समझना है कि पीछे की तरफ इसको बढ़ाया जाता है। जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो दोनों ही काल्पनिक रूप से यहाँ मिलेगा। जब दोनों दिखाए एक दूसरे को काल्पनिक रूप से यहाँ मिलेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। मान लेते हैं प्रतिबिंब आई बना। कैसा प्रतिबिंब बना? आई प्रतिबिंब बना। इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं, इस बिंदु का नाम है Q। देखिए मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है और ये प्रतिबिंब बीटा कोण बना रहा है और ये वक्रता केंद्र गामा कोण बना रहा है। अब इस चित्र में एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस Q बिंदु से मुख्य अक्ष पर QT लंब डाला, मुख्य अक्ष पर QT लंब डाला, ये रचना करेंगे फिगर में। अब थोड़ा सा कोण को समझना है। देखिए ध्यान देना, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को आर से ये भी तो अभिलंब है, ये तो अभिलंब है और ये वाला अपवर्तित किरण इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे सभी कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कोण आर है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? आर। फिगर समझ में आ गया? एक बार और फिगर को समझ लीजिए संपूर्ण ढंग से जिससे क्लियर है। देखिए APB परिच्छेद वाला एक अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। पहला माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक U1 है, दूसरा माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक U2 है। अब ध्यान दीजिए इस मुख्य अक्ष के O बिंदु पर वस्तु को रखा गया है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण इस Q बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है। एक दूसरे प्रकाश की किरण वस्तु के शीर्ष और मुख्य अक्ष के ऊपर होते हुए चली है। जब ध्रुव आपतित हुई है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए आगे की तरफ निकल जाती है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब दोनों के आगे वास्तविक रूप से चलने से प्रतिबिंब बन नहीं रहा है। तो प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम लोग इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं और जहां एक दूसरे को मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हमने दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया है। इस बिंदु को मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिला है, उसका नाम इमेज है। दैट मींस यहाँ प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब को हम आई से सूचित करते हैं तो इस बिंदु का नाम दिया गया आई। अब मान लिया गया है कि मुख्य अक्ष के साथ वस्तु अल्फा कोण बना रहा है, प्रतिबिंब बीटा कोण बना रहा है और ये वक्रता केंद्र गामा कोण बना रहा है। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम एक आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे जिसका नाम है QT। अब ये पिक्चर तो बन गया, चलिए पिक्चर थोड़ा सा बढ़िया से उतार लीजिए फिर उसको समझाते हैं। चलिए फिगर को बना लिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक दो बात और समझना है। अच्छा देखिए ये ध्रुव है, ध्रुव को P से O बिंदु को वस्तु है, तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है, इससे U से। और ये देखिए ये ध्रुव है, ध्रुव को P से और ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को P से सूचित करते हैं I से। तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी को
भी से सूचित किया जाता है। और एक बात और कि ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। और एक विशेष बात यह है कि जितनी भी दूरियां इस फिगर में दिखाई दे रहा है, तो ये ध्रुव से बाएं तरफ, तो ध्रुव से बाएं तरफ मापी गई दूरियां क्या होता है? ऋणात्मक की तरफ। हम लोग जानते हैं कि ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होता है एवं ध्रुव से दाईं तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक होता है। चलिए, सबसे पहले तो इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि कितने स्टेप हम इसको प्रूव करेंगे। तो किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है बनावट, दूसरा होता है सिद्ध करना है कि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव दैट, और तीसरा होता है रचना, जिसको कहा जाता है कंस्ट्रक्शन, और चौथा होता है प्रूफ, प्रमाण। मतलब हम इस थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए कौन कौन सा स्टेप यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, उसको बोला जाता है प्रमाण। चलिए, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसका बनावट समझेंगे। इस फिगर का बनावट की मुख्य रूप से बनावट क्या है? जो फिगर में बनाया गया है उसको बनावट में भाषा में सजाकर लिख देना है। देखिए कैसे बोलेंगे भाषा, बोलेंगे माना कि ए पी बी परिच्छेद वाला, परिच्छेद का मतलब होता है भाग, सेक्शन, एक गोला का भाग। तो ये गोला का भाग ही है, अपवर्तक सतह है, इसलिए इसका अपवर्तक सतह नाम देंगे। देखिए है गोला का भाग, तो गोला के भाग का नाम दिया गया है परिच्छेद। इसलिए इसमें बोलेंगे कि माना कि ए पी बी परिच्छेद वाला एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करता है। ये पहला माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक u1, दूसरा माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक u2 है। इसके आगे क्या बोलेंगे? देखिए, मुख्य अक्ष के ओ बिंदु पर एक बिंदुवत वस्तु को रखा गया है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के Q बिंदु पर आपतित होती है एवं अपवर्तन के बाद विलंब की तरफ दूसरे माध्यम में झुक जाती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु के शीर्ष और मुख्य अक्ष को होते हुए जब ध्रुव पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए आगे की तरफ निकल जाती है। अब इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने से एक दूसरे को I बिंदु पर मिलते हैं काल्पनिक रूप से, जहां पर प्रतिबिंब बनता है। यही बनावट है। एक बार और बनावट का कुछ समझिए। देखिए, फाइनली समझिए कैसे बोलेंगे। माना कि ए पी बी परिच्छेद वाला एक अवतल गोलीय अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करता है। पहला माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक u1 है, दूसरा माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक u2 है। मुख्य अक्ष के ओ बिंदु पर एक बिंदुवत वस्तु को रखा गया है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के Q बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद विलंब की तरफ दूसरे माध्यम में झुक जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष और मुख्य अक्ष पर होते हुए जब ध्रुव पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में आगे की तरफ निकल जाती है। अब इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाने से काल्पनिक रूप से एक दूसरे को I बिंदु पर मिलते हैं जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये इसका बनावट है। बनावट स्पष्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप में हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है कि, स्टेप हम सब लिख रहे हैं, स्टेप ध्यान दीजिएगा लोग। स्टेप नंबर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं बनावट। अब स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप सेकेंड में हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r, μ2 माइनस μ1 बटा r। अब तीसरा स्टेप में हम लोग लिखते हैं स्टेप नंबर थर्ड, रचना। रचना में क्या लिखेंगे? क्या रचना किया गया है? देखिए, ये Q आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु से मुख्य अक्ष पर Q विलंब डाला है। यही लिखेंगे रचना में कि Q बिंदु से, आपतन बिंदु को Q बिंदु भी कह सकते हैं, Q बिंदु से
मुख्य अक्ष पर QT लंब डाला, मुख्य अक्ष पर QT लंब डाला। ये 3 स्टेप आपके क्लियर हो गए। पहला स्टेप क्या था, बनावट। दूसरा स्टेप क्या था, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, µ2 बटा b माइनस µ1 बटा u बराबर µ2 माइनस µ1 बटा r। तीसरा स्टेप क्या था, रचना। रचना में क्या रचना किया गया है कि Q बिंदु से मुख्य अक्ष पर QT लंब डाला। ये 3 स्टेप क्लियर। अब चौथा स्टेप में हम लोग लिखते हैं प्रमाण। क्या लिखते हैं, प्रमाण। देखिए कैसे प्रमाणित करेंगे, ध्यान देंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 इसमें लिखेंगे प्रमाण। कैसे प्रमाणित करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले तो ये AB सतह है, इस AB सतह के लिए हम लोग स्नेल का नियम लिखेंगे। AB सतह के लिए किसका नियम लिखेंगे, स्नेल का नियम। देखिए कैसे लिखेंगे, AB सतह के लिए स्नेल का नियम। सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से चला है और किस माध्यम में गया है। तो प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चला है, इसका अपवर्तनांक कितना है, µ1। लिखेंगे µ1 गुणे आपतन कोण की जगह तो µ1 गुणे साइन है बराबर, यहां से लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गया उसका अपवर्तनांक गुणे अपवर्तन कोण की जगह। तो माध्यम 2 में गया, इसका अपवर्तनांक कितना है, µ2। तो लिखेंगे µ2 गुणे अपवर्तन कोण की जगह, दैट मींस गुणे साइन। अब हम जानते हैं कि चूंकि साइन थीटा ये लगभग थीटा में होता है और थीटा लगभग tan थीटा में होता है। यहाँ पर साइन थीटा के बदले में साइन आई है और साइन थीटा के बदले में साइन आर है। साइन आई की जगह पर आई लिखेंगे और साइन आर की जगह पर आर लिखेंगे। इसीलिए µ1 गुणे आई बराबर µ2 गुणे आर। इसको हम करें समीकरण नंबर 1। इतना समझ में है, इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा फिगर से लिखेंगे, देखिएगा। अब इस त्रिभुज में देखिए जरा, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज OQC ये अंतःकोण आई है और ये वाला अंतःकोण अल्फा है। तो हम ये ज्योमेट्री से जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योगफल इसके बहिष्कोण के बराबर होता है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इस त्रिभुज में अंतःकोण कितने हैं और उनके लिए बहिष्कोण क्या होगा। देखिए त्रिभुज QOC से ये अंतःकोण आई है और ये अंतःकोण अल्फा है, इन दोनों के लिए बहिष्कोण गामा। लिखेंगे चित्र में त्रिभुज OQC से ये अंतःकोण आई है और ये अंतःकोण अल्फा। तो लिखेंगे I प्लस अल्फा बराबर गामा, I प्लस अल्फा बराबर गामा। ये अंतःकोण आई, ये अंतःकोण अल्फा और इन दोनों के बहिष्कोण गामा। तो दो अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर। अब ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस लिखेंगे, इसीलिए यहां से I बराबर होगा गामा माइनस अल्फा। अब पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, पुनः त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज QIC ये अंतःकोण R है और ये अंतःकोण बीटा है और इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण कितना है, गामा। तो लिखेंगे दो अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर, दैट मींस R प्लस बीटा बराबर गामा। लिखेंगे R प्लस बीटा बराबर गामा।
अब यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, तो थोड़ा सा उधर जाएगा तो सबसे पहले त्रिभुज का नाम देंगे आई क्यू सी, लिखेंगे आर प्लस बीटा बराबर गामा, लिखेंगे इसीलिए आर बराबर गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब यहां से हम लोगों को दोनों त्रिभुज से आई और आर का मान मिल गया, तो आई और आर का मान समीकरण में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो एक अन्य समीकरण प्राप्त होगा। देखिए कैसे, अभी फिगर को नहीं मिटाएंगे, फिगर की जरूरत है। लिखेंगे आई एवं आर का मान समीकरण एक में रखेंगे। एक में रखेंगे तो लिखेंगे म्यू1 गुने आई, म्यू1 पहले समीकरण एक को लिखते हैं, म्यू1 गुने आई बराबर म्यू2 गुने आर। यहां से आई का मान रखेंगे तो म्यू1 इंटू आई के जगह पर गामा माइनस अल्फा, और आर के जगह पर लिखेंगे गामा माइनस बीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा लगभग थीटा बदलता है और थीटा लगभग टैन थीटा बदलता है, तो अल्फा टैन अल्फा बदलेगा, बीटा टैन बीटा बदलेगा, और गामा जो है टैन गामा बदलेगा। ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे तब, इसीलिए म्यू1 इंटू गामा की जगह लिखेंगे टैन गामा माइनस अल्फा की जगह लिखेंगे टैन अल्फा बराबर म्यू2 इंटू गामा की जगह लिखेंगे टैन गामा माइनस बीटा की जगह लिखेंगे टैन बीटा। अब क्या करना है, अब करना यही है कि इस त्रिभुज में अल्फा बीटा और गामा दिया गया है। अब इन तीन को त्रिभुज में अल्फा बीटा और गामा का मान तीनों त्रिभुज से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार के। अब तीनों त्रिभुज में अल्फा बीटा और गामा को खोजेंगे, जहां होगा वहीं से टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा का वैल्यू रखेंगे और उसके बाद आप देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। देखिएगा, पहले गामा को खींचिए, गामा यहाँ है, इस त्रिभुज को देखिए QCT, ये समकोण त्रिभुज है। QCT ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे QCT से एक समकोण त्रिभुज, तो इसमें कोण का मान गामा है, गामा के सामने भुजा लंब होगा, लंब कितना होगा QT, लंब कितना होगा QT, आधार होगा CT। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan गामा बराबर में लंब बटा आधार लंब होगा QT आधार होगा CT। तो लिखेंगे यहाँ से म्यू1 इंटू, ध्यान देंगे QT बटा CT, QT बटा CT, माइनस है तो माइनस, अब क्या है tan अल्फा, तो tan अल्फा, अल्फा को खोजें। देखिए इस त्रिभुज में देखिए QOT समकोण त्रिभुज है, QOT इसमें कोण है अल्फा, अल्फा के सामने भुजा लंब कितना होगा QT, प्रत्येक त्रिभुज में लंब वही होगा QT, और आधार कितना होगा OT। तो लिखेंगे यहाँ से QT बटा OT, QT बटा OT बराबर म्यू2 इंटू tan गामा यहाँ भी है तो tan गामा यहाँ भी था, यहाँ आया था QT बटा CT, तो ये जस्ट उतार देंगे ऐसे ही QT बटा CT। अब माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, क्या है tan बीटा, बीटा को ढूंढेंगे। ये देखिए इस त्रिभुज में QIP समकोण त्रिभुज है, कोण है बीटा, तो बीटा के सामने वाला भुजा लंब क्या होगा QT, आधार क्या होगा IT, तो लिखेंगे QT बटा IT, QT बटा IT। चलिए इतना समझना है। अब ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि दोनों में बाया साइड भी और दाया साइड भी, जैसे बाया पक्ष और दाया पक्ष में ऊपर में QT कॉमन है, तो QT कट जाएगा, कॉमन ऊपर कट जाएगा। लेकिन एक और बात कि यदि यह बिंदु Q जो है P के अत्यंत करीब होता तो ये T बराबर क्या हो जाता, P हो जाता। ये इससे पहले कई थ्योरमों में आप लोग को ये कंसेप्ट बताया गया है, ध्यान देंगे आप लोग, एक बार कॉपी से भी देखेंगे कि यदि यह Q बिंदु P के अत्यंत करीब होता तो T बराबर क्या हो जाता, P हो जाता। तो वही लिखेंगे कि यदि, एक बात मेंशन करेंगे यहाँ, यदि Q बिंदु P के अत्यंत करीब हो, P के अत्यंत करीब हो, तब T बराबर P होगा।
जहां जहां टीटी है वहां वहां क्या लिखेंगे, पीपी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए म्यू1 क्यूटी कमा ले रहा है, ये पी लिखेंगे या टी लिखेंगे, बात है कहीं पड़ जाएगा। यहाँ पर टी की जगह पी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्यूटी कमा ले रहा है क्यूटी, और लिख रहे हैं यहाँ बचेगा 1 बटा में, टी की जगह पहले पी लिखेंगे बाद में सी लिखेंगे, क्योंकि पी माने ध्रुव, सी माने वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो पहले पी को लिखेंगे। देखिए तो पी जगह पी लिखेंगे, मिलेगा पीसी माइनस 1 बटा पीओ बराबर म्यू2 इंटू म्यू2 बराबर म्यू2 इंटू, यहां से क्यूटी को कॉमन लेंगे, बचेगा 1 बटा पीसी माइनस, और इसको लिखेंगे आई को बाद में, पी को पहले, तो लिखेंगे 1 बटा पी आई बटा पी आई। अब ये क्यूटी क्यूटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा देखिए, इसको लिखते हैं, बचेगा म्यू1 बटा पीसी, सॉरी म्यू1 इंटू 1 बटा पीसी माइनस 1 बटा पीओ। यहां से क्या बचेगा, देखिए बराबर म्यू2 इंटू 1 बटा पीसी माइनस 1 बटा पी आई। अब इस चित्र में पीसी पीओ और पीआई का वैल्यू देखिए, देखिए ये ध्रुव है, चित्र में ध्यान दीजिए, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पी और ओ, पी माने ध्रुव माने वस्तु, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी किससे, यू से, और ये ध्रुव से बाईं तरफ है, ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई दूरिया ऋणात्मक होता है, तो हम पीओ के बदले में लिखेंगे माइनस यू, और पी आई के बदले में लिखेंगे माइनस वी, और पीसी के बदले में लिखेंगे माइनस आर। अब फिगर की आवश्यकता नहीं, फिगर को मिटा दिया जाए, देखिए ध्यान देंगे, देखिए लिख रहे हैं म्यू1 इंटू 1 बटा पीसी, पीसी मतलब वक्रता त्रिज्या माइनस आर, माइनस 1 बटा पीयू, पीयू माने वस्तु दूरी माइनस यू बराबर, यहां से लिखेंगे म्यू2 इंटू 1 बटा माइनस आर माइनस 1 बटा माइनस